नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफर इतिहास का चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 4 के बारे में, जो है आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस अध्याय में हम लोग समझेंगे कि कैसे भारत के आदिवासी समुदायों ने अंग्रेजी शासन के समय अपनी पहचान, संस्कृति और जीवन को बचाने की लड़ाई लड़ी। दिकू यानी बाहरी लोगों के शोषण के बीच भी उन्होंने एक ऐसे स्वर्ण युग की कल्पना की जहां वे स्वतंत्र हों, अपनी भूमि, अपनी परंपरा और अपने स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकें। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे आदिवासी किसे कहते हैं, झूम खेती, शिकारी संग्राहक, जानवर पालना, अस्थायी कृषि, इन सब के बारे में बात करेंगे। वन कानून व इसके क्या प्रभाव पड़े ये देखेंगे। व्यापार की समस्या क्यों उत्पन्न हुई इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बिरसा मुंडा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आदिवासी किसे बोला जाता है। किसी क्षेत्र के मूल और प्राचीन निवासी जिनकी अपनी भाषा, संस्कृति व निर्जातीय पहचान हो, उसे आदिवासी कहा जाता है। बात करेंगे झूम खेती, या जिसे घुमंतू खेती भी कहते हैं। झूम खेती को ही घुमंतू खेती कहा जाता है। इसका क्षेत्र की बात करें तो पूर्वोत्तर मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में ये रहते थे, और ये खेती होती थी जंगलों के छोटे भूभाग या भूखंडों पर, और इसमें जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काटा जाता था। घास फूस जलाकर राख, जिसमें पोटास होता था, छिड़क जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। बीज रोपने के बजाय खेतों में बिखेर देते थे। एक बार फसल तैयार हो जाती, फिर वह जगह कई साल तक पड़ती रहती। इस प्रकार से झूम की खेती होती थी। इसके बाद ये लोग दूसरी जगह खेती करने लगते थे। फिर कुछ सालों बाद में लौट के फिर वहां भी खेती करते थे जो जगह पड़ती छूटती थी। आदिवासियों के बारे में बात हो रही है, जिसमें झूम खेती के बारे में हम लोग बात किए हैं। इसमें कुछ शिकारी व संग्राहक भी थे। ये लोग जंगलों से मिले फल व जड़ें खाते थे। भोजन पकाने हेतु शाल, एक प्रकार का वृक्ष होता था, व महुए के बीजों का तेल यूज करते थे। बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियां बनाते स्थानीय बाजार में बेचते थे। रंगाई के लिए कुसुम व पलाश के फूल का उपयोग करते थे। इसी के अंतर्गत खोड़ समुदाय, जो कि उड़ीसा का था, आता है। बैगा समुदाय मध्य भारत का खुद को जंगल की संतान मानता है। बैगा समुदाय जो मध्य भारत में है, ये खुद को जंगल का संतान मानते हैं। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात है। ये लोग मजदूरी करना अपना अपमान समझते हैं। केवल जंगल की उपज पर ही निर्भर रहते हैं। कुछ आदिवासी जानवर पालन करते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। वन गुज्जर, जो पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले थे, वन गुज्जर, और लबाड़िया जनजाति, ये आंध्र प्रदेश के थे। वन गुज्जर और लबाड़िया गाय भैंस के झुंड पालते थे। गद्दी समुदाय, कुल्लू, जो हिमाचल प्रदेश के थे, ये लोग गडरिये थे। बकरवाल, जो कश्मीर में थे, ये लोग भेड़ बकरियां पालते थे। इसके बाद कुछ लोग अस्थायी कृषि करते थे। अस्थायी कृषि का मतलब जो एक जगह टिक कर खेती करते हैं और हलों का उपयोग करते थे, जिसमें थे गोंड और संथाल जनजाति। गोंड और संथाल जनजाति अस्थायी कृषि करते थे। ब्रिटिश अफसर अस्थायी कृषक को सभ्य मानते हैं और जंगलों में रहने वालों को जंगली व बर्बर मानते थे। दिकू के बारे में हमने बात पहले ही थोड़ा सा बाहरी लोग जो आदिवासियों का शोषण करते थे, जिन्हें दिकू कहा गया है। घुमंतू या झूम खेती के लिए एक शब्द आता है बेवड़, जो मध्य प्रदेश में यूज किया जाता है। बात करेंगे ब्रिटिश मानव विज्ञानी बैरियर एल्विन की। इन्होंने 1930 से 40 के मध्य कई साल भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताया। इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की है। एक है द बैगा, 1939 में ये प्रकाशित रचना है इनकी। दूसरा नोट्स ऑन द खोंड्स, ये अप्रकाशित रचना है। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर आधारित। इसका जो स्रोत है ये नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय पर आधारित है, और ये रचना इनकी अप्रकाशित है। बैरियर एल्विन के बैगा गीतों में अंग्रेजों के अत्याचार और आदिवासियों के कठिन जीवन स्थिति दिखाई गई है। अब बात करते हैं भूमि व्यवस्था की। किसान अस्थायी, अंग्रेजों ने नियंत्रण शुरू किया। जब किसान अस्थायी होने लगे तो अंग्रेजों ने इन पर नियंत्रण शुरू किया। जमीन के लिए नियम बनाए, हर व्यक्ति का हिस्सा तय किया गया, और ये नियम अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया। लगान प्रणाली लागू की गई, टैक्स तय किए गए। किसान वर्ग भूस्वामी सरकार को लगान देते हैं, पट्टेदार भूस्वामियों को भाड़ा या टैक्स। एक नजर यहाँ पे देख लेते हैं आदिवासी जीवन का समय क्रम। उनका जो कृषि समय का चक्र था वो देखते हैं। चैत में पेड़ काटना, फल संग्रह करना, चैत में, वैशाख में जंगल जलाना, शिकार करना, जेठ में बुआई, आषाढ़ भादों में खेती, कवार और कार्तिक में कटाई, नाच गाना, शादी उत्सव मनाते थे। माघ में फिर नए खेत की ओर बढ़ते थे।
अब बात करते हैं वन कानून और उनके प्रभाव। अंग्रेजों का जंगलों पर नियंत्रण हो गया। उसके बाद आरक्षित वन बने, झूम खेती, शिकार, फल इकट्ठा करना मना कर दिया गया। आदिवासी बेघर होने लगे, मजदूरी को मजबूर हो गए। वन गांव बसाए गए, सस्ता श्रम लागू किया गया। विद्रोह वन कानून का, अंग्रेजों द्वारा जो वन कानून बनाए गए जिसे विवश होकर आदिवासियों ने विद्रोह किया। सोंग्रम संगमा विद्रोह 1906 में हुआ असम में। उसके बाद वन सत्याग्रह ये मध्य प्रांत में हुआ 1930 में। याद रखेंगे ये दोनों पॉइंट। इसके बाद देखते हैं व्यापार की समस्या। व्यापारी महाजन जंगलों में पहुंचे, आदिवासी कर्ज व शोषण के शिकार बने। रेशम व्यापार जो संथाल हजारीबाग झारखंड में करते थे, ये लोग काम की तलाश में पलायन करने लगे। यानी जो भी आदिवासी वर्ग के लोग थे जो व्यापार में बिजी थे, वो काम की तलाश में पलायन करने लगे। असम के चाय बागान, झारखंड की खदानों में ये लोग काम करने लगे। यहाँ पे ठेकेदारों द्वारा इनका शोषण और घर लौटने की मनाही होने लगी। देन विद्रोह हुआ, जिसमें याद रखेंगे कोल विद्रोह 1832 में, संथाल विद्रोह 1855, बस्तर विद्रोह मध्य भारत में हुआ 1910 में, वर्ली विद्रोह महाराष्ट्र में 1940। इसके बाद देखते हैं बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 1870 के दशक में हुआ झारखंड में। इनका उद्देश्य था आदिवासी भूमि व संस्कृति की रक्षा करना। इनका नारा था एक, मुल्क की लड़ाई बिरसा राज्य, मुल्क की लड़ाई बिरसा राज्य। प्रतीक चिन्ह था सफेद झंडा। सुधार की बात की गई, इन्होंने सुधार की बात की, जिसमें इन्होंने बोला कि शराब त्यागो, स्वच्छता से रहो, अंधविश्वास छोड़ो। 1895 में ब्रिटिशों द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सजा इन्हें हुई। 1897 में फिर आंदोलन शुरू किए ये, और फिर 1900 में इनकी मृत्यु हो गई है। जैसे इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भूमि कब्जे के कानून बदले। अब दीकू आसानी से आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकते थे। आदिवासियों में प्रतिरोध की चेतना बढ़ी और फैली। अपनी संस्कृति, जमीन और अधिकार के लिए संघर्ष का प्रतीक बना। 1920 बिहार के झरिया व रानीगंज में कोयला खदानों में लगभग कार्यरत 50% खनिक आदिवासी थे। इस दशक में हर साल 2000 से अधिक मजदूर मारे जाते थे। ये 2 खदानें थी जो बहुत ही खतरनाक, अंधेरी दम घोटू खदानें। ये गहराई में बहुत ही खतरनाक थे, जिसमें मजदूर लोग काम करते थे। एक गीत है लहू लुहान मेरे कंधे, जो एक जनजातीय लोकगीत है। के.एस. सिंह की किताब बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट से लिया गया है। ये याद रखेंगे, लहू लुहान मेरे कंधे के.एस. सिंह की बुक से लिया गया है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट। तो ये था चैप्टर 4 का फुल नोट्स। अगर आपको भी बनाना हो तो बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार बुक जरूर पढ़ लें। और बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम लिंक पे आपको NCERT हिस्ट्री के सारे बुक की PDF मिल जाएंगे। एक बार मैं पूरा नोट्स दिखा देती हूँ, अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इतिहास की अगली कड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए अध्याय और नए ऐतिहासिक सफर के साथ।